हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज ईशान। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्या चीज़ें हैं। बेसिकली दीज आर बोथ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक हम इस चैप्टर का बेसिक जो स्टार्ट है वो वेक्टर और स्केलर से ही हम ले सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि वेक्टर और स्केलर दोनों क्या चीज़ें हैं। वेक्टर एंड स्केलर आर बोथ फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़े, तो आप उसे कहते हो वेक्टर। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े और डायरेक्शन की ज़रूरत हमें ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े और जिसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, आप उसे कहते हो स्केलर। और जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वेक्टर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, स्केलर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। अगर वेक्टर के एग्जांपल के ऊपर हम आए तो मैं कहता हूं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनको जब आप शो करोगे तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। अब आ जाते हैं स्केलर के ऊपर। स्केलर की जब आप एग्जांपल लेते हो तो इसके एग्जांपल में आपके पास आ जाता है मैस, आपके पास आ जाता है इसके एग्जांपल में लेंथ। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इनको सिर्फ और सिर्फ आप इनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हो, आपको इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वेक्टर तो बना लिया, वेक्टर को किसी तरीके से रिप्रेजेंट भी तो करना होगा ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो कौन से हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट आर मेथड्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला मेथड है हम इसे कहते हैं सिंबॉलिक, कि वेक्टर्स को आप सिंबल्स के जरिए शो कर सकते हो। मेरे भाई सिंबल्स कौन से होंगे, आप इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख दो, ए बी सी डी। अब सर निशान को एबीसी नहीं आती, कभी बड़ी लिख दी है कभी छोटी लिख दी है, कोई इशू नहीं है। आप अपर केस लेटर को यूज कर सकते हो, लोअर केस लेटर्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन लेटर्स के ऊपर आपको एरो डालना चाहिए। इनके ऊपर बार डालें, इनके नीचे बार डालें, या आप इन लेटर्स को बोल्ड करके लिखें, इस फॉर्म के अंदर लिखें, बोल्ड करके लिखें। तो ये सारे किस चीज को शो करते हैं, वेक्टर को शो करते हैं। अगर आपने एक नया इंग्लिश लेटर लिख दिया ई, ना इसके ऊपर आपने एरो डाला, ना ऊपर बार डाली, ना नीचे बार डाली, ना इसको बोल्ड किया, तो ये वेक्टर नहीं होगा। ये किस चीज को शो करेगा, स्केलर को शो करेगा। तो वेक्टर को सिंबॉलिकली आप इंग्लिश लेटर्स को बोल्ड करके, एरो डाल के, उनके ऊपर बार डाल के, उनके नीचे बार डाल के शो कर सकते हो। तो डेट इज फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे भाई, ग्राफिकली जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको उसके लिए ना एक लाइन लगानी होती है। तो जो लाइन है उसका जो लेंथ है, लाइन का लेंथ शो करता है मैग्नीट्यूड को, और उसके एक साइड पे आप एरो लगाते हो, और एरो जो है वो शो करता है उसकी डायरेक्शन को। तो एरो इज रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ अ लाइन is related to magnitude. That was a graphical method of representing vector. Now next, अब वेक्टर्स को हमने पढ़ा, स्केलर को हमने पढ़ा, हमने बताया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अब वेक्टर बताता है कि किस चीज़ की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो कोई रेफरेंस तो ज़रूरत है ना। वो जो रेफरेंस है उसको शो करता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम पढ़ने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन अराइज होता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या चीज। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है, टू लाइंस आर ड्रॉन इन सच अ वे
in such a way in which they are mutually perpendicular. In which they are mutually perpendicular. आपने दो लाइंस को ड्रा करना है, इस तरीके से ड्रा करना है कि वो क्या हो, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। हमारे पास ये हो गई भाई फर्स्ट लाइन। अब हमने सेकंड लाइन को इसके साथ ड्रा किया, ये हो गई हमारे पास सेकंड लाइन। इस लाइन को आप कहते हो एक्स एक्सिस, वो एक्स हो गया, ये एक्स प्राइम हो गया। इस लाइन को आप कहते हो वाई एक्सिस, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई प्राइम हो गया। इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट स्टार्ट होता है 0 से लेकर 90 तक, 180, 270, 360 डिग्री, इस तरह का रोटेशन होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, कैसा रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा किस रोटेशन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर। और अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो तो जो एंगल है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट को आप कहते हो ओरिजिन। बेसिकली दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस है एक्स और दूसरा एक्सिस है वाई, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वो तो 3D है। आपको साइज निशान पूरे के पूरे नजर आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता तो आप यूँ समझ लें, मुझे आप दीवार के अंदर प्रेस कर दो, मेरा फ्रंट आपको नजर आता जस्ट लाइक माई पिक्चर ऑन अ पेज, मेरी पूरी साइड्स वगैरह आपको नजर नहीं आती अगर सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता। तो एक तीसरा एक्सिस जरूरत होता है, वो होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, सर निशान जेड एक्सिस जी। तो वो एक्सिस किस तरीके से है, आपने इसको कर देना है वाई, इसको आपने कर देना है एक्स और इसको आपने कर देना है जी। क्योंकि हमारा ये जो बोर्ड है ये प्लेन बोर्ड है, हम 3D पिक्चर इसके ऊपर शो नहीं कर सकते। पहले आप इसको समझ लें, ये जो एंगल बना ये हो जाएगा अल्फा, ये जो एंगल बना ये हो जाएगा बीटा, ये जो एंगल बना ये हो जाएगा गैमा। अब आप ये देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एक्सिस है, आप इसको ले लेते हो वाई एक्सिस, ये एक और एक्सिस है, आप इसको ले लेते हो एक्स एक्सिस, ये एक और एक्सिस है, आप इसको ले लेते हो जेड एक्सिस। तकरीबन हम इसको समझ लेते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखें आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो इस जो वर्ड था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मकसद यही था कि वेक्टर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो रियल वर्ड 3D है, इसलिए हमें तीसरे एक्सिस की जरूरत थी जो जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस की ओरिएंटेशन आपको समझ आ गई, क्या वो ऐसे होगा, ऐसे, या फिर वो इस साइड पे होगा ऐसे। इट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक और नाम भी होता है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपली कार्टेशियन सिस्टम भी इसको आप कह देते होते हो। Students, approximately these were the basic concept about rectangular coordinate system. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वेक्टर की एडिशन से रिलेटेड। बोर्ड को इरेज कर लेना चाहिए। बेसिकली वेक्टर्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की, आप फोर्सेस को समझ लें। मैं आपके साथ एक कंपटीशन कर रहा हूँ, टग ऑफ वार, रस्सी का एक हिस्सा आपके पास है, आप टीम में 2 खिलाड़ी हो, एक हिस्सा मेरे पास है, टीम में हम 2 या 3 खिलाड़ी हैं। अब हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं और एक ही इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब फोर्सेस ऐड हो रही हैं आपकी साइड पे भी और मेरी साइड पे भी। तो फोर्सेस का जो ऐड होना है उसे आप कहते हो एडिशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई एम टीचिंग यू एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को ऐड करने के वैसे तो 2 तरीके हैं, काफ़ी भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्लास में 2 को ही आप डिस्कस करो। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर को ऐड करने का जो पहला तरीका है वो बेसिक है हेड टू टेल रूल, जिसका दूसरा नाम होता है टिप टू टेल रूल, लेकिन हम हेड टू टेल रूल ही यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। ये हेड टू टेल रूल हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब हेड टू टेल रूल है क्या भाई? अब देखो हेड टू टेल रूल में हमारे पास पहले वेक्टर का हेड, ये एक वेक्टर, ये उसका हेड, ये उसकी टेल। पहला वेक्टर था हमारे पास ए, तो ए के हेड से हमने बी के टेल को मिलाया।
ए के हेड से बी के टेल को मिलाया, ए के हेड से बी के टेल को मिलाया। अब पहले के टेल से टेल और दूसरे के हेड से हेड को मिलाया ताकि हमें कौन सा वेक्टर मिल जाए, आर। आर इज आ रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज आ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर में आप देखो कि इसमें वेक्टर ए भी आया हुआ है, बी भी आया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है जिसको भी हम साथ साथ क्या करते चलते हैं, डिफाइन करते चलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव combined effect of all vectors, combined effect of all vectors, जिसमें तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, तो आप उसे क्या कहोगे, रिजल्टेंट वेक्टर कह दोगे। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर में तमाम वेक्टर्स की खूबियां हैं। जब सारे टीम मेंबर्स मिलके फोर्स लगा रहे थे, तो सबकी जो फोर्स थी वो कौन सी फोर्स थी, रिजल्टेंट फोर्स थी। बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट वाज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर में वेक्टर एडिशन हुआ। अब हम आते हैं वेक्टर एडिशन से नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फिगर हम वही वाला यूज कर रहे हैं, टॉपिक वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास ये जो वेक्टर बी था ऊपर डायरेक्शन में ये पॉजिटिव था, लेकिन जब ये नीचे डायरेक्शन में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पहले वेक्टर का टेल, ये दूसरे वेक्टर का हेड, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी। अब यहाँ पे जो b था वो माइनस b था, तो ये बेसिकली हमने क्या कर दी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब हमने क्या किया था, एक वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज किया और फिर उसे क्या किया, दूसरे वेक्टर में ऐड किया। अब यही वाली बात हम इंग्लिश में लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज चेंज्ड। एक वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करो एंड एडेड इट टू एन अदर, और इसे दूसरी में ऐड कर लो। यही बात मैं लिखने लगा हूँ, द प्रोसेस वेक्टर सब्ट्रैक्शन इन विच डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज चेंज्ड एंड added it to another, इसमें आप एक की डायरेक्शन को चेंज करते हो और इसे दूसरे के अंदर ऐड कर देते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, a माइनस बी। बेसिकली एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव था वेक्टर एडिशन में, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि वेक्टर एडिशन यहाँ पे नोट की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ, आप भी इसको माइंड में रखिएगा कि वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या चीज़। कम्यूटेटिव लॉ ये है कि वेक्टर ए को आप बी में ऐड कर दो या बी को आप ए में ऐड कर दो, जो आंसर है वो क्या होता है, सेम होता है, रिजल्टेंट इज सेम। मिसाल के तौर पे 2 + 1 = 3 एंड 1 + 2 = 3, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, तरतीब को चेंज करने से आंसर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ एंड वी वर स्टडीइंग अबाउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन में एक वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करके आप दूसरे वेक्टर के अंदर उसको क्या कर देते हो, सिंपली ऐड कर देते हो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिंपल सी 3-4 फिगर्स बनाता हूँ और टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। देखिए ये जो n है ग्रेटर देन 0 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, ये अपने पास भाई एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इससे हमने n को मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर हो जाएगा NA। वेक्टर क्या हो जाएगा, NA। ये जो नया वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। अब आप देखें वेक्टर को आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, नहीं। उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा है, हाँ। तो जब एक वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से, उसका डायरेक्शन सेम रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब सेम मैं उसी ही केस में एक और नंबर लेता हूं जो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। जब नेगेटिव नंबर को मैंने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और वेक्टर क्या है, a,
तो जो नया बनने वाला वेक्टर है भाई वो क्या हो जाएगा, Na, लेकिन वो कुछ इस तरीके का होगा, उसके साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है? देखिए नाम से जाहिर है, अगर वेक्टर के बारे में भाई बात कर रहा हूँ तो कुछ डायरेक्शन होगा उसका, अच्छा उसका कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अगर यूनिट के बारे में बात है तो यूनिट भाई वन, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को शो कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को आप शो करते हो हैट डाल के, ए हैट, ए कैप वगैरह वगैरह, ये ए यूनिट वेक्टर आप इसको कहते हो, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर को अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई के अलॉन्ग होता है जे, और जेड के अलॉन्ग मेरे भाई जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, के। अब वेक्टर को शो करने के लिए भाई हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पे भाई मैग्नीट्यूड, देखो सिंपल लेटर लिखा, कोई सिंबल नहीं डाला, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। साथ में डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर डाल दिया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो सिंपल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक है वो यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के अलॉन्ग जे होता है और जेड के अलॉन्ग के होता है। वेक्टर को दो चीज़ों से शो करते हैं, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर था, तो ये यूनिट वेक्टर का क्या हो गया, हमारे पास फार्मूला हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यूनिट वेक्टर के बाद, वो हमारे पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर, इसको भी हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर को शो करने के लिए भाई डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। और मैग्नीट्यूड, अब देखो वेक्टर का नाम आपको कह रहा है नल, नल मीन्स कुछ नहीं है। तो जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो क्या होता है, नल वेक्टर। नल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन ही है उसकी। अब चलते हैं नल वेक्टर्स के बाद हमारे पास लास्ट इस लेक्चर का इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या चीज़ है, मैं 3 लाइंस ड्रा करता हूं और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देखें, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तकरीबन सबकी लंबाई बराबर है। तो मैं कहूँ ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, बाज़ दफ़ा मेरे स्टूडेंट इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट की खैर है, तो मैं लफ्ज लिख रहा हूं रिगार्डलेस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, रिगार्डलेस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो आप उसे क्या कहते हो, इक्वल वेक्टर कहते हो। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट की खैर है, दीज आर ऑल इक्वल वेक्टर। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो वेक्टर और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, उनको हमने फिगर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी टॉपिक की आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, और तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।